ये विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसको देखेंगे, ठीक ना। तो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट टॉपिक जो कि है विद्युत धारा। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर विद्युत धारा को समझने के लिए ना आपको मतलब कि ऐसे तो अगर बात की जाए ना भाई साहब, तो आप लोग 10th क्लास में इसका डेफिनेशन पढ़ चुके हो, 10th क्लास में, ठीक ना। 10th क्लास में डेफिनेशन पढ़ चुके हो। यहाँ पर 10th क्लास में क्या पढ़ाया कि आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा बोलते हैं। यही तो पढ़ रखा है ना, आवेश प्रवाह की दर। ये जो आवेश है ना, ये जो भाई साहब आवेश है, जो कि दो प्रकार के आवेश पढ़ रखा है आप लोगों ने। एक पॉजिटिव आवेश पढ़ रखा है, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। तो ये जो दोनों के दोनों आवेश है ना, इनका बहुत बड़ा महत्व है, बात समझिएगा। क्योंकि यहाँ पर विद्युत धारा कब होगा ये 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है, तभी मैं इस डेफिनेशन को आपके पास में बार बार दोहरा रहा हूँ। ऐसे एक और नया डेफिनेशन है आप लोग के लिए, वो घबराना नहीं है, बहुत सारे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ पर विद्युत धारा कब होगा, जब आवेश को प्रवाह किया जाएगा। और आवेश कैसे प्रवाह होगा, तो बैटरी लगा करके। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो दो आवेश आप देखते हो, जैसे कि अगर पॉजिटिव आवेश देखे तो ये प्रोटॉन पे होता है, नेगेटिव आवेश देखे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो ये जो दोनों आवेश है ना, ये इनका बहुत बड़ा महत्व है। बात समझ में आ रहा है। ऐसे अभिधातुओं में जो हम देखते हैं, किसी भी धातु में जो करंट का फ्लो होता है वो केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो उसको भी देखेंगे, क्योंकि भाई साहब प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर ना होता है, काहे, थोड़ा सोचिए, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा भी ऊर्जा दे देंगे, एनर्जी दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब बात को समझिएगा। आपने समझ लिया कि जो आवेश है अगर वो प्रवाह होने लगे तो वहां पर विद्युत धारा जरूर उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर विद्युत धारा का एक सिंपल सा डेफिनेशन आपको हम बता करके समझाने की कोशिश करें भाई साहब, तो यहाँ पर सिंपल सा डेफिनेशन आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेश अगर प्रवाह होगा, किसी भी चालक के अंदर आवेश होता है, तो उस चालक के अंदर ये जो आवेश है अगर ये प्रवाह होने लगे, ठीक ना, तो वहां पर विद्युत धारा खुद ब खुद उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पर मेन बात आता है ना कि आवेश कहां से, और यहाँ पर एक बात और समझिएगा, एक बात और यहाँ पर समझिएगा भैया, कि यहाँ पर जो आवेश है ना, ये जैसे जब आवेश की बात की जाती है तो ये जो आवेश है ना भैया, ये मुक्त होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, केवल धातु के अंदर। मतलब जो भी चालक होते हैं जिनमें हम आसानी से क्या करा सके, धारा का प्रवाह करा सके। यानी मतलब समझिए, उल्टा थोड़ा समझिए कि जहां पर धारा का प्रवाह हो रहा है यानी वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे में किसी भी धातु को ले लीजिए, कोई भी धातु, एल्युमिनियम हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो ये सिल्वर हो, गोल्ड हो, कोई भी धातु ले लीजिए, आयरन हो, कोई भी धातु, उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा। ये बात समझिएगा कि उसके अंदर क्या होते हैं बच्चा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर प्लास्टिक की बात की जाए, लकड़ी की बात की जाए, तो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा। तो इतना बात समझ गए बच्चा। चलो अब आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो विद्युत धारा होता है ना, विद्युत धारा को हम आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, आई से, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो जो दर शब्द है ना बच्चा, दर शब्द बहुत ज्यादा मायने रखता है। कैसे, तो यहाँ पर कभी भी दर बोला जाए कि आवेश को किससे दिखाते हैं बच्चा, आप जानते हो क्यू से दिखाते हैं। और कहीं पर दर बोल देना तो उसको समय से भाग दे देते हैं। क्या कर देते हैं, समय से भाग देते हैं। इसीलिए आवेश कितनी मात्रा में, कितने दर से प्रवाह हो रहा है किसी भी चालक के अंदर, वो भी आवेश कैसा, वो मुक्त होना चाहिए। यानी अगर आवेश की, ऋणावेश की बात की जाती है तो वहां पर वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो धातुओं में जो धारा का प्रवाह होता है वो केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। बाकी अभी आगे वाले चैप्टर में जानते हो, जब चैप्टर आप लोग आगे वाला पढ़ोगे ना, जब अर्धचालक वाला चैप्टर, जब सेमीकंडक्टर वाले में, तो वहां पर देखोगे कि धारा का जो प्रवाह है ना, पॉजिटिव कारण भी होता है। देखो बात मतलब जानते हो, एक बात समझिए आप कि जो धारा का प्रवाह हमेशा नेगेटिव कारण होता है। यानी सेमीकंडक्टर में भी जो अभी लास्ट, मतलब कि जब लास्ट चैप्टर आप पढ़ोगे सेमीकंडक्टर ना, उसमें भी देखोगे ना कि धारा का प्रवाह ये इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है, ठीक ना, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। जो मेन रोल है ना इलेक्ट्रॉन का ही है हर जगह पर, चाहे धातु में, चाहे इस चैप्टर में, चाहे अगले वाले चैप्टर में। लेकिन अगले वाले चैप्टर में हम इसलिए बोल रहे हैं ना बच्चा के पॉजिटिव चार्ज के कारण, क्योंकि उसमें तो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना दिया गया है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जानते हो इलेक्ट्रॉन के कारण ही आया है, ये बात समझिएगा। तो कभी भी धारा का जो प्रवाह होता है बच्चा, वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। तो यहाँ पर समझिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर वो भी इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए बच्चा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। हमने बताया ना, कोई भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और किसी भी अधातु में, या फिर बोल सकते हैं कि किसी भी, जैसे लकड़ी हो गया, फिर या फिर
कांच हो गया या फिर प्लास्टिक आप ले लो, तो इनमें क्या होते हैं ना, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसीलिए तो उनमें क्या होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है बच्चा। बात को समझिएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इतना बात समझिएगा। अब यहाँ पर जहां पर देखो Q क्या है बच्चा, आवेश है, और यहाँ पर T समय है, तो इतना आप बात समझ गए होंगे। अब देखो बच्चा, चलो अब नया एक और डेफिनेशन आपको हम दिखा देते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो बच्चा, एक और डेफिनेशन देखो, यहाँ पर डेफिनेशन, ये वाला डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है, मतलब किसी परिपथ में 1 सेकेंड में जितना भी आवेश क्या चीज प्रवाहित होगा, उसे उस परिपथ की विद्युत धारा बोलते हैं। मतलब कोई भी परिपथ है, ये देखो परिपथ है, मान लो एक वायर है, ठीक ना। अब इस परिपथ में, ये परिपथ कंप्लीट ऐसे होगा जब हम इसमें बैटरी वैटरी लगाएंगे, ठीक ना। तो अभी बस देखो, अभी आवेश का प्रवाह किस तरीके से होगा ना बच्चा, ये अभी मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। अभी तो बस हमें आवेश को प्रवाह करवाना है, तो मैं बार बार बोल रहा हूं आवेश प्रवाह होगा, लेकिन किस तरीके से होगा वो सब मैं बताऊंगा, ठीक ना। बस ध्यान से समझिएगा। तो अगर मान लीजिए कोई भी परिपथ है, तो इस परिपथ में क्या होगा कि अगर एक मान लीजिए आवेश है, तो आवेश 1 सेकेंड में जितना प्रवाहित होगा, ठीक ना, आवेश 1 सेकेंड में जितना प्रवाहित होगा, वही उतना ही क्या होगा उसमें, मतलब कि वही उस परिपथ की विद्युत धारा कहलाएगी। जैसे किसी परिपथ में 1 सेकेंड में जितना आवेश क्या होता है बच्चा, आवेश प्रवाहित होता है, उसे ही उस परिपथ की विद्युत धारा कहते हैं। तो इतना बात समझिएगा बच्चा, बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब ये मान लीजिए कि किसी कोई परिपथ है और T सेकेंड में, मतलब T सेकेंड में सपोज दैट कि वहां पर क्या होता है ना, वहां पर Q क्या होता है, Q आवेश प्रवाह होता है। तो 1 सेकेंड में अगर मानेंगे, तो 1 सेकेंड में कितना होगा बच्चा, तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 सेकेंड में तो T नीचे चला जाएगा यूनिटरी मेथड से, तो देखो Q/T हो गया, वही सुन, तो यही I के बराबर हो जाता है बच्चा, समझिएगा, यही क्या हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। तो देखो यही डेफिनेशन में देखिए, यही वाला था लिखा है ना, कि यही कि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में, देखिए 1 सेकेंड लिखा था ना यहाँ पर, देखिए 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा, उसे ही उस परिपथ की विद्युत धारा, तो उसे ही उस परिपथ की विद्युत धारा। देखिए यहाँ पर ये विद्युत धारा निकल आया। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं इतना, ठीक। तो ये भी डेफिनेशन आप याद में रख सकते हो, वो भी डेफिनेशन आप याद में रख सकते हो, कोई भी डेफिनेशन आप याद रख सकते हो, ठीक ना। बात को समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यदि किसी परिपथ में T सेकेंड, वही वाला जो अभी हमने कहानी बताया ना कि T सेकेंड में Q आवेश हो, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो 1 सेकेंड में इतना होगा, और 1 सेकेंड में जितना ज्यादा आवेश का प्रवाह होगा, वही क्या कहलाएगा, विद्युत धारा कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर बात समझिएगा, यहाँ पर देखिए अभी पता चलेगा कि आवेश को कैसे हमें प्रवाह करना है, क्योंकि आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, या किसी परिपथ में 1 सेकेंड में जितना आवेश प्रवाह होगा, वही उस परिपथ के लिए विद्युत धारा कहलाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताने की कोशिश की बच्चा, कि यहाँ पर देखिए अगर 8 सेकेंड में क्या है, 8 सेकेंड में इतना आवेश प्रवाह हो रहा है, अभी पता चल जाएगा कैसे आवेश को प्रवाह करवाएंगे हम लोग, ठीक ना। 8 सेकेंड में अगर 40 ग्राम आवेश प्रवाह हो रहा है, तो यहाँ पर 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा बच्चा, बस 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 8 नीचे चला जाएगा, तो 40/8 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 एम्पियर। यानी 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो 5 एम्पियर। तो ये बात बच्चा समझो, आप ये बात आप समझो, बात समझ में आ गया कि नहीं, कि 1 सेकेंड वाला भी आप ध्यान में रख सकते हो, ये वाला पूरा कहानी, और ये वाला। इतना बात कंफर्म हो गया, ठीक। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, अब बात यहाँ पर यह आता है ना बच्चा कि आखिर में आवेश का प्रवाह कैसे होगा। देखिए आवेश तो अगर कोई भी चालक तार है, तो उसमें क्या होते हैं ना, आवेश होते हैं, वो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहाँ होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो क्या करते हैं बच्चा की अटरंडम गति करते रहते हैं। अभी सारा का सारा नीचे मैं आपको बताऊंगा कैसे अटरंडम गति करते हैं, ठीक ना। अटरंडम जिगजैग मोशन करते रहते हैं। लेकिन जब इन्हीं को हम क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी से। तो बैटरी से जब जोड़ेंगे तो क्या देगा, बैटरी क्या देता है, पोटेंशियल देगा, पोटेंशियल। बात समझ में आ रहा है। पोटेंशियल का मतलब ताकत देगा किसको, इस आवेश को। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दो बैटरी के हमारे पास टर्मिनल होते हैं, तो ये एक हाई पोटेंशियल होता है और एक लो पोटेंशियल, माइनस वाला लो पोटेंशियल, ये प्लस वाला हाई पोटेंशियल। तो यहाँ पर जब आप बैटरी से जोड़ दिए, तो देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है ना भाई साहब, तो इलेक्ट्रॉन किधर कूदेगा, इधर इलेक्ट्रॉन इधर कूदेगा। नहीं तो बैटरी को ये वाला थोड़ा डायरेक्शन गलत दिखा है, नहीं तो बैटरी को थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर ये माइनस, ये पॉजिटिव हो जाएगा। बैटरी कैसे भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन किधर कूदेगा, पॉजिटिव की तरफ कूदेगा, इधर कूदेगा ना। बात को समझिएगा बच्चा, तो इधर कूद जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो इधर, क्योंकि नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव की तरफ इधर। तो जिस डायरेक्शन में मतलब कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है ना, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। यानी जो करंट होगा, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर से बहना चालू होगा। बात समझ में आ रहा है बच्चा। करंट उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन देखिए इधर आ रहा है, इधर माइनस से निकलेगा इलेक्ट्रॉन और इधर पॉजिटिव में एंटर कर जाएगा। लेकिन जिस डायरेक्शन में
इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट हमारा किधर जाएगा, इधर जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं, फुल एंड फाइनल? तो इतना बात समझिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो चिल्ला रहे हैं सर जी, तो बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होगा, तो उसके लिए बैटरी लगाना पड़ता है, ठीक ना। बैटरी क्या देता है, ताकत देता है, एनर्जी देता है, ठीक ना, विद्युत ऊर्जा देता है। किसको, किसको भैया, तो उस इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक निश्चित दिशा में गति कर पाए। इसकी निश्चित दिशा किधर होगी, वो पॉजिटिव की तरफ होगी। जाहिर सी बात है, आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा, खींचा हुआ चला जाएगा। तो इतना बात आप कहानी समझ गए होगे कि आखिर में क्या। अभी सब नीचे देखोगे, सब नीचे पढ़ोगे, बात समझ में आ रहा है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, कुछ ना कुछ लिखते भी रहिएगा। ऐसा ये होगा कि आपका कंसंट्रेशन जो पावर है वो लगा रहेगा, ठीक है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आप मन लगाकर पढ़ पाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, औसत विद्युत जो धारा का फॉर्मूला होता है वो होता है गुजरने वाला आवेश, मतलब कितना आवेश गुजर रहा है, ठीक ना, किसी भी परिपथ से, ठीक। कितना, जितना ज्यादा आवेश गुजारेंगे उतना ही ज्यादा क्या आएगा, विद्युत धारा आएगा। इतना बात समझ लीजिएगा। बटा में समय, मतलब कितना समय लग रहा है ये भी तो देखेंगे ना, तो इसका ये फॉर्मूला हो जाता है। अच्छा, गुजरने वाले आवेश को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि औसत है। अभी एक औसत विद्युत धारा है, अभी एक और विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे जो कि तात्क्षणिक होगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एक औसत विद्युत धारा, एक तात्क्षणिक भी देखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आई बराबर में क्या हो जाए, डेल क्यू बाय में डेल टी हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चा, ये फॉर्मूला आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि गुजरने वाला आवेश बटा में समय, तो समय। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा डेल्टा इसलिए लगा रहे हैं ना, क्योंकि ये औसत हम निकाल रहे हैं। औसत में क्या करेंगे ना, कि अगर कभी भी आई बराबर में तो Q2 माइनस में Q1, और यहाँ पर T2 माइनस में T1, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों, देखिए मैं, औसत का मतलब होता है ना लगभग, ठीक ना। तो अगर कभी भी मान लीजिए विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, तो कोई पूछ देगा कि 2 सेकेंड से 5 सेकंड के बीच में कितना विद्युत धारा प्रवाह हुआ। तो ये देखिए 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में कितना ज्यादा विद्युत धारा, तो इस कंडीशन में आप औसत निकालोगे। औसत लगभग ही तो निकाल सकते हो ना, थोड़ा मोड़ा, ठीक ना। इतना बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, औसत निकाल सकते हो। तो औसत निकालने के लिए आपके पास ये Q2 माइनस Q1 लिख सकते हो और T2 माइनस T1 लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए एसआई अगर मात्रक देख लिया जाए कि एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक जब देखेंगे ना बच्चा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि जब देखिए अगर Q आपका क्या है, ये आवेश है आपका, ठीक ना, और क्या है, ये समय है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q आवेश को किससे मेजर करेंगे, ये, अरे आवेश को किससे मेजर करेंगे, गुलाम से भाई साहब। और यहाँ पर समय को टी से, टाइम से, ठीक है, मतलब टी से दिखाएंगे ऐसा सेकंड, ठीक। गुलाम पर सेकंड, गुलाम पर सेकंड, गुलाम पर सेकंड को ही एम्पियर बोला जाता है। देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है कि यहाँ पर जो आवेश है, आवेश को क्यू से, आवेश को क्यू से दिखाते हैं, लेकिन इसका जो मात्रक होता है, इसका जो यूनिट होता है ना बच्चा, वो ऐसा यूनिट, वो क्या होता है बच्चा, गुलाम होता है। और उस समय को सेकंड से दिखाएंगे। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा गलती लिखा गया बच्चा, ठीक ना। ये देखिए ये वाला आवेश बटा समय ही होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर दें आवेश को क्यू से और इसको सेकंड से, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा, नोट्स में भी ऐसे नोट्स में हम इसको चेंज कर देंगे, ठीक, चिंता करने वाली बात नहीं है। तो गुलाम पर सेकंड को ही, गुलाम पर सेकंड को ही बच्चा क्या बोलता है, एम्पियर। ये साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए आप इसको कैपिटल ए से दिखाओगे। किससे दिखाओगे बच्चा, ए से दिखाओगे, तो दिखाओगे। इतना बात समझ आ गया। तो औसत के लिए बात ये समझिएगा कि इतने से इतने सेकंड के बीच में कितनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाह होगी वो बताना है। तो औसत निकालेंगे, उस समय में औसत निकालेंगे, औसत निकालेंगे, औसत निकालेंगे। ये मात्रक आप समझ गए होंगे, ऐसा ही मात्रक क्या है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर अगला जो टॉपिक है ना, अगला क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे कि 1 एम्पियर की परिभाषा पूछता है। क्या पूछता है, 1 एम्पियर की परिभाषा। तो 1 एम्पियर की परिभाषा हम किस तरीके से देंगे वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। देखिए पहली बात तो ये 1 एम्पियर की परिभाषा नहीं, इस फॉर्मूले से ही आप निकाल सकते हो कि I बराबर में Q/T है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो कि ये वाला देखो, यहाँ पर ये कर सकते हो। तो अब यहाँ पर जैसे Q है ना, तो Q को बच्चा 1 कूलम मान लो, Q को 1 कूलम मान लो, और यहाँ पर T को 1 सेकंड मान लो। तो T को 1 सेकंड मान लोगे तो यहाँ पर जो धारा का मान आ जाएगा कितना आएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा ना बच्चा। तो यहाँ पर इसी तरीके से इसका निकाला ही जाता है बच्चा। जब भी 1 एम्पियर की परिभाषा मानना हो तो Q को 1 कूलम, 1 सबको मान लो, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर हमने मान रखा, ठीक। तो यहाँ पर I का जो वैल्यू आ जाएगा वो 1 एम्पियर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है इस तरीके से इस पूरे के पूरे सिस्टम से ही बन जाएगी, ठीक ना। कि यदि किसी चालक में एकांक समय का मतलब 1 सेकंड में, एकांक समय में 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश, एकांक समय में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो वहां धारा का मान कितना होता है बच्चा, 1 एम्पियर होगा, ठीक। कि एकांक समय में अगर 1 कूलम आवेश किसी भी परिपथ के अंदर प्रवाहित होता है तो वहां पर धारा का मान कितना होता है बच्चा, 1 एम्पियर होता है। क्या बात समझ में आया, क्या बात समझ में आ गया कि नहीं, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक ना। तो 1 एम्पियर की परिभाषा चाहे 1 ओम की हो, चाहे बहुत सारे एक एक करके परिभाषा निकलती है, तो वहां पर आप आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत
में आ रहा है। तो चलिए और अगला वाला देख लेते हैं हम कि अगला क्या है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना बोल रहा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना दे रखा है। देखो यहाँ पर अब मतलब ये तो कंफर्म मतलब हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, है कि नहीं, हम लोग भाई लोग बहुत पहले से जानते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए तो ये वाली वैल्यू इतनी होती है 1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू में इतना होता है, ठीक, बहुत आसानी तरीके से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबके मल्टीप्लीकेशन में 1 तो होता ही है, जानते हैं। तो यूनिटरी मेथड से ये किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, यानी 1 कूलम की वैल्यू इतनी हो जाएगी। और 1 कूलम की वैल्यू ऐसे बहुत ज्यादा होती है भाई साहब, ये बात समझना, क्योंकि देखो अब 1 कूलम की वैल्यू इतनी हो गई ना, 10 टू पावर जो माइनस में था, अब ये 10 टू पावर ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 10 टू पावर माइनस जो 19 है ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा ये वैल्यू हो जाएगी, इतना बात समझो, ठीक ना, बहुत ज्यादा हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो 1 कूलम की वैल्यू ऐसे बहुत ज्यादा होती है कि 1 कूलम जो आवेश है उसकी वैल्यू या चार्ज, बात समझ में आ रहा है। अब देखो 1 कूलम अगर चार्ज कहीं पे फ्लो हो रहा है तो उसके कारण जो क्या उसके 1 कूलम जो है, मतलब 1 कूलम की वैल्यू तो आगे तो इतना ही हो जाएगी ना, फिर अभी जो अगला लाइन आएगा, ठीक ना, ये समझिए जल्दी से कि यहाँ पर 1 कूलम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ऊपर वाले को सॉल्व करोगे ना भाई साहब इतनी हो जाएगी। देख रहे हो 1 कूलम की वैल्यू कितनी आ जा रही है कि 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन, या मतलब 1 कूलम में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज्यादा आवेश होंगे 1 कूलम में, तो ये बात समझ सकते हो। तो 1 कूलम अगर कहीं पर आवेश फ्लो हो रहा है तो वहां पर 1 एम्पियर वही धारा होगी। अरे भाई साहब I बराबर में Q/T होता है, तो T को 1 मान लो ना, ठीक ना। तो यहाँ पर ये वाली जो मतलब कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है कि अगर कूलम यानी आवेश की मात्रा इतनी है तो करंट भी सामने है यार, तो करंट भी उतना ही होगा। अगर टी को 1 सेकंड में मान करके चले तो यहाँ पर 1 एम्पियर की जो वैल्यू हो जाएगी इतनी हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि भैया कि अगर कोई भी चालक है तो चालक में अगर इतना इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक निकलने में कितना सेकंड लेते हैं, पर सेकंड यानी प्रति, यानी 1 सेकंड लेते हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसका अर्थ ये है कि 1 सेकंड में 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन पहले सिरे पर प्रवेश करते हैं तथा इतना ही इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में ही दूसरे सिरे से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बात समझना पड़ेगा कि हाँ 1 सेकेंड में ही इतने इलेक्ट्रॉन एक चालक तार के सिरे से प्रवेश करेंगे, वही करेंगे, एंड 1 सेकेंड के अंदर ही ये निकल जाएंगे। तो ये समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा तेज चलता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इतना बात आप समझ सकते हो गुरुदेव, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देखिए, अब आगे, ठीक ना, अब आगे देख लेते हैं बच्चा, उतना हो गया यार, ठीक ना, बात को समझिए बस। तो विद्युत धारा की दिशा देखिए बच्चा कैसा होता है। विद्युत धारा की दिशा मैंने आपको बताया कि विद्युत धारा कैसे, मान लो एक सिस्टम हमने बना रखा है, यहाँ पर हमने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है सपोज दैट इस तरीके से वायर लगा रखा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा ड्यू टू पोटेंशियल, यानी ड्यू टू पोटेंशियल बोल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल लो, क्योंकि जो एक मतलब कि जो बैटरी होता है ना वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी देता है, पॉजिटिव से नेगेटिव यार इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल बोल लो, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल देता है। तो जो भी बोलना है बोल लो भाई सर, आप आराम से बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर जब देखोगे बच्चा, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव आया है यहाँ पर, तो ये जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है बच्चा, वो नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है बच्चा, वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो किधर भागेगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, तो करंट किधर भागेगा, करंट इधर भागेगा, यानी करंट का फ्लो इधर होगा। यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जस्ट विपरीत दिशा में करंट का प्रवाह होता है। बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझिएगा कि जो जिस डायरेक्शन में हमेशा ये बात याद रखेगा कि हाँ अगर इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो हो रहा है बच्चा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा ही, ये नॉर्मल सी बात है। तो जो हमारा करंट फ्लो होगा जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो करंट इधर से फ्लो होगा। देखो इधर से फ्लो करवाया है ना, बात समझ में आ गया, ठीक ना। और एक डायरेक्शन और इस तरीके से भी बता सकते हो कि देखो करंट की डायरेक्शन हमें पूछना है ना, तो करंट की डायरेक्शन इधर देखो, करंट इधर, ये पूरा का पूरा करंट इस तरीके से घूम रहा है, करंट घूम रहा है तो घूम ही तो रहा है ना ये। तो करंट देखो किधर जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अगर करंट का डायरेक्शन इस तरीके से देख सकते हो कि करंट देखो ये इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से करंट का डायरेक्शन यहीं से है ना, इस तरीके से। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बैटरी के हाई मतलब कि धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर।
बात समझ में आ गया। और यहाँ पर अगर धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की और किसकी दिशा है, करंट की दिशा है, तो वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा तो उधर ही होती है ना, धनात्मक से ऋणात्मक। भैया मोरे, हम आपको बता चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र कैसे बनता है, हमेशा पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते रहते हैं, नेगेटिव में एंटर करते रहते हैं, इस तरीके से एंटर करते रहेंगे। तो हमारे यहाँ पर डायरेक्शन किधर हो जाएगा भैया, यहाँ पर डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगा बच्चा कि हमेशा मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो करंट की डायरेक्शन भी पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कि जो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होती है यहाँ पर। या फिर धारा की दिशा, अब देखो तीन तरीके से कि धारा की दिशा तीन तरीके से बता सकते हो। कैसे कैसे कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके विपरीत दिशा में धारा की दिशा होती है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका कि धारा का जो प्रवाह होता है हमेशा बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया कि जो धारा की दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र की ही दिशा होती है। ये वाइवा में पूछा जाता है, बात समझ में आ रहा है? तो इसको आप लोग को मतलब याद रखना है भाई साहब, बात समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर ऐसे हमने मेंशन किया है एक ही चीज के बारे में कि ये वाला कि विद्युत धारा की दिशा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। ये ऐसे ज्यादा वाइवा में पूछा जाता है, मतलब अगर ये भी आंसर दे दोगे ना एकदम एक्यूरेट माना जाएगा। बाकी जो तीन बताया हमने वो लिख सकते हो आप कॉपी में, इसलिए मैं बोलता हूँ कॉपी पेन थोड़ा सा रखो यार, मतलब कि पास में रखोगे तो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा आपका, ठीक ना, ज्यादा समझ पाओगे चीजों को, ठीक, क्योंकि लिख पाओगे ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बात समझिएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों बोला जा रहा है भैया? देखो अब यहाँ पर देखिए ना, बात समझिएगा। यहाँ पर हम लोग दिशा की बात की है, जैसे सदिश राशियां अगर देखें कि सदिश राशि क्या होता है, तो सदिश राशि के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो भैया परिमाण और दोनों की आवश्यकता होती है ना। तो यहाँ पर करंट है ना, धारा है, तो करंट के लिए दिशा तो आप लोग को तीन तरीके से मैंने दिशा बताया, ठीक ना, तीन तरीके से दिशा बताया, ठीक। और तो यहाँ पर दिशा तो इसके पास आई है और साथ में परिमाण भी है, तो ये सदिश होना चाहिए था। हाँ, ये मैक्सिमम केसेस में यानी 99% के केसेस में आप देखोगे कि जो धारा होता है भैया वो एक सदिश राशि होता है। वो क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। और बात समझ में आ रहा है? लेकिन अदिश क्यों बोला जा रहा है? जबकि अदिश के लिए केवल क्या चाहिए? हमें परिमाण चाहिए, लेकिन तब भी इसको अदिश बोला जा रहा है। देखो भैया क्यों अदिश बोला जा रहा है, ध्यान समझिएगा कि क्यों अदिश बोला जा रहा है। यहाँ पर अदिश के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और सदिश के लिए दिशा परिमाण दोनों की। लेकिन सदिश में एक और नियम का पालन करना जरूरी होता है, वो है सदिश योग के नियम का। किसका? सदिश योग के नियम का पालन करना होता है। यानी कोई भी राशि सदिश तभी कहलाएगी जब उसके पास दिशा होगा, परिमाण होगा और साथ ही साथ सदिश वो योग के नियम का पालन करेगा तभी। ये तीन चीजें जब कोई भी राशि फॉलो करती है, राशि किसी भी इन तीन चीजों का पालन करती है, तभी वो सदिश राशि कहलाती है, अन्यथा वो अदिश राशि कहलाएगी। देखिए यहाँ पर, अब देखिए धारा इन दोनों को तो फॉलो कर पा रही है, यानी उसके पास दिशा भी है, धारा के पास परिमाण भी है, लेकिन तीसरा नहीं फॉलो कर पाती है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको अदिश राशि बोल दिया गया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना बात समझिए। अभी हम आपको बताते हैं कि सदिश योग का नियम होता क्या है। ये बात समझ लीजिए कि ये तीसरा बेचारा नहीं फॉलो कर पाता है। ऐसे 99% के केसेस में धारा को एक सदिश राशि की तरह हम ट्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये केवल एक छोटकू सा नियम ये फॉलो नहीं कर पा रहा है। कौन सा? धारा, इसीलिए इसको हम अदिश राशि मानते हैं। अब देखिए आपको बताते हैं कि सदिश योग का नियम क्या होता है। देखिए यहाँ पर हमेशा दिशा का बहुत बड़ा महत्व हम देखें। देखिए सदिश योग का नियम, मान लीजिए कि आपके पास बीच में एक बॉडी है, मान लीजिए बीच में एक बॉडी है, इधर से कोई आदमी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है और इधर से कोई आदमी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो अगर इस वाले बल को हम पॉजिटिव लेंगे तो ये वाला जो बल है, मतलब जो 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, वो जस्ट उसके विपरीत दिशा में है, यानी ये बच्चा क्या हो जाएगा, ये माइनस में आपको बल लेना पड़ेगा, ये माइनस में। तो कुल बल कितना हो जाएगा? 5 और माइनस में 5 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो कुल बल क्या हो जाएगा, मतलब जाहिर सी बात है बच्चा कि इतना ही जितना दम ये इधर का इंसान लगा रहा है उतना ही दम इधर का भी इंसान लगा रहा है, तो ये वस्तु कभी हिलेगी नहीं, हिलेगी डुलेगी नहीं, आराम से एक ही जगह पर रहेगी। इसीलिए तो बल का मान शून्य आ रहा है ना बच्चा, बात समझ में? क्योंकि समान बल लगा रहे हैं लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इसीलिए वस्तु हिलेगी नहीं, बीच में रहेगी और बल का मान शून्य हो जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि वस्तु यहीं पर जमी रहेगी। बात समझ में आ गया? लेकिन अब देखिए बल क्या है ना, बल एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है, क्योंकि इसके पास परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है।
बात समझिएगा, परिमाण भी होता है, दिशा भी। और अगर अदिश राशि का एक एग्जांपल हम आपको दें तो समय को मान सकते हैं। जैसे समय को बताने के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे समय को बताने के लिए क्या होता है ना कि दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, कि ऐसे किसी से पूछते हैं कि भैया उत्तर दिशा में देख के बताओ कितना घड़ी में टाइम हो रहा है, ऐसे नहीं पूछते हैं। तो ये कुल मिलाकर अदिश राशि है, यानी इसको केवल परिमाण की आवश्यकता चाहिए, दिशा का कोई मतलब नहीं है इसका। और बल एक क्या है, सदिश राशि, इतना बात समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए विद्युत धारा का जब बात आता है, यहाँ पर देखिए विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का हम सदिश योग का नियम आपको बता रहे हैं। तो ऊपर वाले में समझ गए होंगे कि बल एक क्या है, सदिश राशि है, इतना बात समझ गए। अब यहाँ पर देखिए विद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता। देखिए अब यहाँ पर हमारे पास एक तार है, और ये तार क्या है, इस तार में हम क्या कर रहे हैं ना कि इस तार में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, वो भी 10 एम्पियर। कितना बच्चा, 10 एम्पियर धारा प्रवाहित किया जा रहा है इस तार में। अब यहाँ पर देखिए ये तार इधर हमने फैला दिया, इधर फैला दिया, यहाँ पर बल्ब लगा दिया है। अब जाहिर सी बात है कि आप हमेशा घरों में देखोगे कि इस तरीके से वायरिंग किया जाता है, और यहाँ पर इस तरीके से वायरिंग किया जाता है, तब भी ये दोनों बल्ब जलता है। कहने का मतलब है कि एक तार इधर गया, इधर भी हमने एक बल्ब लगा दिया, ठीक ना, और यहाँ पर 10 एम्पियर दिया हुआ है, तो ये वाला भी बल्ब क्या होगा, जलेगा, ठीक ना। ये भी 5 एम्पियर का बल्ब है, और यहाँ पर भी 5 एम्पियर का बल्ब है, तो ये दोनों के दोनों बल्ब जलेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है बच्चा कि 10 एम्पियर दिया और इन दोनों की दिशा विपरीत होने के कारण यहाँ पर इन दोनों की दिशा, क्योंकि ये तो इधर लगा है ना बल्ब, ये तो इधर लगा है, तो ऐसा नहीं होता है ना कि ये दोनों बल्ब जले ही ना। बल्ब जलता है बच्चा, आप लोग घर पे देखना, बल्ब जलता है, यानी ये सदिश के योग के नियम का पालन नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पर दिशा विपरीत है। यहाँ पर बच्चा दिशा विपरीत है, तब भी यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर आप देखो कि ये वाला जो बल है ना, ये यहाँ पर जो बल है ना, ये सदिश योग के नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिशा विपरीत हो जा रहे हैं, तो दिशा विपरीत होने के कारण जो बल आ रहा है शून्य आ रहा है। लेकिन धारा जो है हमारा यहाँ पर धारा पालन नहीं कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं, यानी दोनों के दोनों बल्ब जलते हैं बच्चा, ये बात समझिए आप, दोनों के दोनों बल्ब जलते हैं। यानी अगर 10 एम्पियर दे रहे हैं तो 5 एम्पियर में बढ़ जाते हैं वो। क्या बात आपको बच्चा समझ में आ रहा है इतना? ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक ना। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, ठीक। देखिए अब इतना बात समझ में आ गया होगा, ठीक ना, पूरा कंप्लीट हो जाएगा बच्चा। अब यहाँ पर एक चीज ये देखते हैं तात्क्षणिक विद्युत धारा क्या होता है, उसके बाद हम लोग सवाल पे चलते हैं, ठीक ना। तात्क्षणिक विद्युत धारा देख लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पर तात्क्षणिक विद्युत धारा का मतलब ये होता है ना कि जैसे कि जब भी तात्क्षणिक विद्युत धारा पूछे ना, तो इसका मतलब ये आप समझ लोगे तुरंत कि हमें जो विद्युत धारा पूछा जा रहा है ना भैया, एकदम मतलब कि इंस्टेंटेनियस पूछा जा रहा है। इंस्टेंटेनियस का मतलब यानी तात्क्षणिक का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो किसी भी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक ना, तो पूछ दिया कि 5 सेकेंड बाद कितना करंट फ्लो हुआ, 6 सेकेंड बाद बताओ, 7 सेकेंड बाद, मतलब एकदम मतलब तुरंत का, जैसे कि एकदम, ठीक ना, 10 सेकंड बाद बताओ। तो ऐसा कभी भी अगर पूछ देगा ना, एकदम इंस्टेंटेनियस का मतलब है तात्क्षणिक, तुरंत, ठीक ना, कि इतने मिनट बाद कितना होगा, इतने सेकंड बाद कितना धारा का प्रवाह हुआ, तो उस केस में हम तात्क्षणिक विद्युत धारा को स्टडी करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रहा है? बाकी वहां पर औसत वाला क्या था कि उसमें औसत वाले में क्या पूछ देता था, अभी इससे पहले जब हमने औसत वाला देखा, तो औसत वाले में ये बोलेगा ना कि भैया 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में बताओ कितना ज्यादा विद्युत धारा प्रवाह हुआ, 10 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में बताओ भैया कितना ज्यादा, मतलब इतने के इतने बीच में, इतने के इतने अंतराल में जब पूछेगा तो औसत निकालना है, ठीक ना। और यहाँ पर तात्क्षणिक कब निकालोगे कि एकदम तात्क्षणिक, क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस अगर बोलेगा तब। इंस्टेंटेनियस का मतलब कि 1 सेकंड बाद बताओ, 2 सेकंड बाद बताओ, 4 सेकंड बाद बताओ, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है? इसमें कोई इंटरवल नहीं देगा, इसमें बस क्या बोलेगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट बाद बताओ, इस तरीके से देगा। बात समझ में आ गया? तो इस केस में इसका जो फॉर्मूला होता है डी क्यू बटा में डी थीटा, वहां पर डेल्टा लगाया था, यहाँ पर डी लगा दिया है। डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, यानी यहाँ पर अवकलन करना है। अवकलन का मतलब क्या होता है, बदलाव, यानी बदलाव करेंगे। कैसे बदलाव करेंगे? तो क्यू को बदलेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि भैया जितना ज्यादा जो आवेश है टाइम के रिस्पेक्ट में अगर फ्लो करता है, जितना ज्यादा आवेश फ्लो करेगा समय के साथ, तो वहां पर उतना ही ज्यादा विद्युत धारा होगा तो होगा। इतना बात समझते चलिए। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर Q क्या है कि Q है भैया, Q का अवकलन कर देंगे T के सापेक्ष। बात समझ में आ गया होगा एकदम शानदार तरीके से। अब आगे देखिए, आगे क्या है, सवाल है। सवाल में क्या बोल रहा है देखिए, आराम से समझिएगा, एकदम इजी सवाल है ये, ठीक ना, एकदम आराम से बबुआ समझिएगा। देखिए यहाँ पर Q बराबर आवेश दे रखा है, Q बराबर इतना हो, तो T बराबर में 3 सेकेंड पर तात्क्षणिक विद्युत धारा। अभी तुरंत बताएं कि तात्क्षणिक के लिए बस ये अवकलन कर देना है। अवकलन कैसे करना है बताएंगे अभी हम, ठीक ना। तथा T बराबर इतना से इतना, ये औसत पूछ रहे हैं, औसत धारा का मान ज्ञात करो। तो ये आसान है, ये निकल जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आगे ये समझ लीजिए कि D/dQ अगर
x के पावर कोई n क्वांटिटी रहेगी तो इसका जो फॉर्मूला है ना बच्चा, इसका फॉर्मूला होता है n x के पावर n-1 होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो Q की वैल्यू वो दी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर आसानी से आप तात्क्षणिक विद्युत धारा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा कि क्या होगा कि dq/dt कर दो और यहाँ पर क्या रखोगे Q का वैल्यू रख दो। तो Q का जब वैल्यू रखोगे बच्चा तो कितना आ जाएगा t² प्लस 40 प्लस 5 आ जाना है, तो यहाँ पर इतना। तो अब यहाँ पर ये फॉर्मूला आप समझ गए होंगे कि कभी भी x के पावर n हो, यानी अगर t के पावर n हो तब भी वही फॉर्मूला बनेगा, बस डिफरेंशिएशन पहले होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा n t टू द पावर n-1, कुल मिलाकर इस तरीके का स्ट्रक्चर ही आपका बन जाएगा, ठीक ना। अगर x के पावर n होगा तो nx के पावर n-1 हो जाएगा। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है इस फॉर्मूले का। तो यहाँ पर अगर आपके पास सपोज दैट कि आपके पास दे दिया x या t के पावर दे दिया, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर ये समझ लीजिए, ये बहुत ईजी है। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि अगर डिफरेंशिएशन करने के लिए दे दिया बच्चा, और डिफरेंशिएशन में क्या दे दिया कि यहाँ पर आपको करना है t टू द पावर, सपोज दैट t टू द पावर 5 है, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो इसी फॉर्मूले पर तो देखिए जो पावर होता है सामने आ जाता है, देखिए n था, n आगे आ गया था, x था, t रहेगा तब भी n तो आप पहले ही आएगा ना, तो यहाँ पर 5 पहले आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लगते हैं, जो नीचे वाला t रहता है, ये t रहेगा तो t, x रहेगा तो x, फॉर्मूला किसी भी टर्म में हो सकता है। अब यहाँ पर क्या होते हैं n-1, यानी 5 में से -1, तो 5 -1 हो जाएगा, तो बच्चा यहाँ पर कितना आ जाएगा 5t टू द पावर 4 आ जाना है। बात समझ में आ गई, ये एग्जांपल, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि dq/dt ये फॉर्मूला है हमारा, ये जब हम तात्क्षणिक निकालेंगे, अब कितने पर बोला है ना कि 3 सेकंड पे बोला है ना, 3 सेकंड से पहले आप q की वैल्यू रख लो। देखो q की वैल्यू रख दिए, यहाँ पर अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो पहले किसको इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पर देख लो कि यहाँ के बाद यहाँ देखो, यहाँ के बाद ये मत देखो, ये बाद में देखना, अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो कि d/dt, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, d/dt हो जाएगा, t² हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा d/dt हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा d/dt हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो t² है ना बच्चा, सबको बांट दिए। देखो d/dt ब्रैकेट के बाहर था ना, तो सब में तो मल्टीप्लाई होगा ना, ये थोड़ा मैंने शॉर्टकट कर दिया है, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर देखो, ठीक ना, यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से फिर अभी यही वाला इक्वेशन आ जाना है, ठीक ना, बस यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर d/dt, तो ये 2 बाहर आ जाता है, 2 और t हो जाएगा n-1, ये हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 4t, t के पावर, इसके पावर 1 है, तो इसका देखो यहाँ पर कर लो, 1 बाहर आ जाएगा, t हो जाएगा 1-1, तो 1 के किसी के पावर 0 का मतलब 1 ही आ जाता है, तो t का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा। और किसी भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट का मतलब कोई भी नंबर हो, उसका अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ठीक है ना, अवकलन कर रहे हो उसका, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2 - 1 क्या हो, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो 2t प्लस में 4 देखो यहाँ पर है, 2t प्लस में 4, ये वाला यहाँ पर है ना, पहले कितना आया था, ये देखो इतना ही 2t 1 क्या है यार, 1 तो हटा दो ना, तो 2t आ जाएगा प्लस 4, तो इतना क्या बात समझ में आ गया। तो 2t प्लस 4 आ गया। अब यहाँ पर बोल रहा था t बराबर कितने पर, t बराबर 3 सेकंड पर बोल रहा था कि हमें जो करंट होगा, यानी जो विद्युत धारा होगी वो कितनी होगी, तो t बराबर 3 सेकंड पर निकालना है यार, तो t बराबर 3 सेकंड पर निकाल दो ना, t की जगह पर कितना रख दो, 3 रख दो, यहाँ पर प्लस 4 आ जाएगा, तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 हो जाना है। बात एकदम सिंपल सी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका तात्क्षणिक विद्युत धारा निकल गया कुल मिलाकर के। बात समझ में आ रहा है, ये तात्क्षणिक निकल गया। अब एवरेज देख लेते हैं, यानी औसत विद्युत धारा देख लेते हैं। तो औसत के लिए हमने क्या बताया था कि डेल्टा होता है, तो डेल्टा क्यू बटा में डेल्टा टी। अच्छा, हमने ये पहले आपको बताया रखा था कि इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हो, Q2 - Q1 बटा में Q2 - T1। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि समय भी दिया हुआ है उसमें, ठीक ना, कितना 0 से 2 सेकंड के बीच में। तो यहाँ पर देखो जो Q हो जाएगा, Q 2 सेकंड लिख दोगे, क्योंकि ये समय दिया हुआ है कि जो पहला मतलब कि जो Q जो होगा ना 2 सेकंड से इतने के बीच में। अरे यार सवाल देख लो ना, क्या दिक्कत है, देखो यहाँ पर सवाल देखो, यहाँ पर देखो 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच में पूछा जा रहा था। तो हमारे पास औसत हम क्या निकाल रहे हैं, Q2, इसको Q1 - Q2 भी लिख सकते हो, और मतलब Q1 - Q2 भी, और Q2 - Q1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा उसमें, उतना ज्यादा सोचिए मत। ठीक, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर Q 2 सेकंड, Q 0 सेकंड हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो Q 2 सेकंड, तो यह फॉर्म जो हमारे पास इक्वेशन था, इक्वेशन क्या था, इक्वेशन तो ये था ना, यहाँ पर देखिए इक्वेशन भैया हमारा यही था, t² प्लस 40 प्लस 5, यही वाला। तो इसी में क्या रख दो, Q बराबर 2 रख दो, क्योंकि 2 सेकंड पर पूछ रहा है ना। तो t क्या है, टाइम है भाई साहब। तो यहाँ पर Q बराबर 2 रख दो, Q बराबर में 0 रख दीजिए, और यहाँ पर 2 - 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से
0 सेकंड से 2 सेकंड पूछा था, तो ये हमारा T2 है, ये हमारा T1 है। तो ऊपर देखो ये T2 हमने आगे लिया था ना, इसमें T2 माइनस में T1 लिया था, तो इसीलिए 2 - 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वाला जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका 6A आ जाएगा। अब इतना आसान कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर बस कॉन्सेप्ट समझिए बच्चा, कॉन्सेप्ट यहाँ पर बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में आकर बोला जा क्या रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक ना, क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, ये समझिए तो आपका सवाल आसानी से लग जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल क्या रहा है ना, इसको शानदार तरीके से देखिए, ठीक ना। ये क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे अगर आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे होगे तो इस क्वेश्चन को आगे अपने से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, फिर वीडियो आगे बढ़ा ही सकते हो, ठीक ना, फिर आगे देखते जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक ना। अब चांदी के तार में अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर चांदी के तार में 90 कूलाम आवेश है, यानी आवेश का मान दे दिया 90 कूलाम। टाइम बोल रहा है 1 घंटा 15 मिनट बोल रहा है। देखो अब घंटा दे दिया, मिनट दे दिया है, तो यानी कुल मिलाकर के हमें एक टाइम चाहिए, या तो मिनट में ले लो या तो घंटा में। तो यहाँ पर टाइम को चेंज करना पड़ेगा, जो कि टाइम को नीचे हम चेंज कर, देखिए 1 आवर 15 मिनट था, तो 1 आवर दोनों को मिनट में चेंज कर दिया, तो कितना हो जाएगा ये 1 आवर को वगैरह वगैरह अभी भी देख ले रहे हैं, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तब ना। चांदी के तार में 90 कूलाम आवेश का मान दे दिया है और 1 घंटा 15 मिनट में, देखिए चांदी के तार में 90 कूलाम आवेश 1 घंटा 15 मिनट में बह रहा है, ठीक। तो तार में बहने वाला विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है, यानी चांदी का तार था 90 कूलाम, जो आवेश था इतने घंटा इतने मिनट बह रहा था, तो वहां पर आपको क्या ज्ञात करना है बच्चा, वहां पर आपको ज्ञात करना है विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आगे टाइम हमने बोला कि टाइम 1 में रहना चाहिए, जैसे कि टाइम हमेशा हम SI यूनिट में लेते हैं, तो SI यूनिट में ही कर लो भाई, बात समझ में आ रहा है ना। तो SI यूनिट में कर लेते हैं, SI या फिर MKS दोनों एक ही होता है, याद रखना ये दोनों एक ही होता है, भूलना नहीं, ठीक ना। MKS का मतलब क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, किलोग्राम के किलोग्राम और S फॉर सेकेंड हो जाएगा, तो MKS का मतलब ये होता है, SI का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम होता है, ये बात समझिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों को हम SI या MKS दोनों एक ही चीज होते हैं, तो MKS में चेंज कर दे रहे हैं कि यहाँ पर 1 आवर में 60 मिनट होता है, दोनों को ऐड कर देंगे 75 मिनट टाइम हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है इतना। अब यहाँ पर देखिए चूंकि टाइम मिनट, सॉरी हम MKS में चेंज कर रहे हैं तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, सॉरी तो टाइम सेकंड में होना चाहिए, तो मिनट को हटा करके ये मिनट को हटा करके हम इसे सेकंड में चेंज कर रहे हैं, तो 60 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दो, तो जो मिनट है वो सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए नीचे वाले में 60 से हमने क्या कर दिया बच्चा, वो मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ठीक ना, ये मल्टीप्लाई कर दिया है, बात समझिए, क्योंकि MKS यानी मिनट होना चाहिए, सॉरी मीटर होना चाहिए, ठीक है ना, किलोग्राम होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, बस है ये मीटर होगा बच्चा, किलोग्राम होगा, सेकंड होगा। आई होप बात को समझ रहे होंगे, ठीक ना। तो ये चेंज कर दिया, अब कुछ नहीं करना है बच्चा, आपके पास आवेश दिया हुआ है, टाइम निकल गया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए एंड आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे 3/150 को तो इतना आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इतने आसानी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, ठीक ना, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आखिर में क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चीख के बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पॉइंट है, ये पॉइंट में बोला जा रहा है बच्चा, पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है बच्चा कि अगर चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब एक चालक है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जानते हैं कितने होते हैं, मतलब प्रति मीटर क्यूब पे, मतलब 1 मीटर क्यूब में 10 घाते 29, ये फैक्ट है, ये फैक्ट जानिए, बात समझ में। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, बात समझ में आ रहा है ना, कि चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रति मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में वॉल्यूम की बात की जा रही है, यानी आयतन के, तो 1 मीटर क्यूब आयतन में लगभग 10⁻29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं बच्चा, ये बात समझना। काउंट कर पाओगे? नहीं काउंट कर पाओगे जल्दी, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इतना तक आप सीखे ही नहीं हो, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक आप नहीं काउंट कर पाओगे, तो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बेस्ट कंडक्टर आप जानते हो चांदी को बोला जाता है, थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ। ऐसे देखो सबसे अच्छा कंडक्टर चांदी है, फिर उसके बाद तांबा को माना जाता है, उसके बाद सोना को, उसके बाद एल्यूमिनियम को। क्या इतना बात आपको पता था पहले? अगर नहीं पता था तो अरविंद अरोड़ा सर जी के जैसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, तो इतना बात समझ में आ गया होगा बच्चे। तो यहाँ पर अब देखिए, अब आगे चलते हैं, अब आगे देखिए, आगे की बात को जानते हैं कि देखिए यहाँ पर अगर हम बार आवेश के बारे में बात कर रहे हैं कि आवेश होता क्या है, आवेश होता क्या है, तो धातुओं में जो धारा का प्रवाह होता है ना, वो किस आवेश के कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ये भी मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमें बोलना चाहिए, ठीक है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही धातुओं में हमेशा क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। इतना बात समझ में आ रहा है। और जहां तक की बात करें कि अगर मान लीजिए द्रव या फिर किसी गैस में अगर हमें विद्युत धारा का प्रवाह करना होगा, तो वहां पर मुक्त आयनों के कारण, यहाँ पर भी मुक्त शब्द जोड़ दीजिएगा, मुक्त आयनों के कारण, मुक्त, ये मुक्त याद रखिएगा, ये समझने की कोशिश कीजिए कि मुक्त आयन, और वो मुक्त देखिए यहाँ पर जैसे कि केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण,
ठीक ना, मुक्त प्रोटॉन के कारण नहीं, क्योंकि प्रोटॉन तो अंदर होता है नाभिक के, ठीक ना, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही केवल होता है। और लेकिन द्रव और जब गैसों की बात करते हैं तो यहाँ पर मुक्त आयन के कारण, अब वो आयन जो होंगे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, यानी धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी, ठीक है ना। जैसे कि अगर यहाँ पर सपोज करेंगे कि अगर जो NaCl होता है, अगर NaCl है तो NaCl अगर ठोस मात्रा में है ना, जैसे कि जो घर में होता है, तो वो अभी देखो इसमें क्या आप धारा का प्रवाह नहीं कर पाओगे, ठीक ना, जैसे लगा दो तार तो क्या बल्ब जलने लगेगा नहीं, इसी लेकिन जब ये NaCl को हम क्या चाहिए आयंस में तोड़ दे, आयंस में तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्हें पानी में घोल दीजिए। तो जब ये पानी में घुलेंगे NaCl तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है और ये दोनों के कारण ही क्या होगा, हमारा धारा का प्रवाह होगा। तो इस बात को समझिएगा बच्चा कि अभी जो NaCl जो घर में रखा हुआ है वो एक सॉलिड स्टेट में समझ सकते हो आप, तो उस स्टेट में वो कभी भी धारा का प्रवाह नहीं करेगा, लेकिन जब इसी स्टेट को आप क्या कर दो, पानी में घोल दो, और पानी में घुलने के बाद क्या करो, फिर इसे पानी में घोलने के बाद फिर इसमें धारा का प्रवाह करने की कोशिश करो, तो ये जो आयंस हैं जरूर ही धारा का प्रवाह करेंगे। और कौन कौन, दोनों ही आयंस, यानी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। क्या इतना बात समझ में आ रहा है?